हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आज की हमारी क्लास सीटेट सितंबर 2026 साइंस पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस सेट की दूसरी क्लास है। इसके पहले की क्लास में हम दिसंबर 2024 में आए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने डिटेल में और सबसे आसान भाषा में पढ़ा था। उसके अलावा उन क्वेश्चन से रिलेट करके और कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, साथ ही साथ हमने वो भी डिस्कस किया है। आज की इस क्लास में हम जुलाई 2024 में आए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पढ़ने वाले हैं। एक प्रश्न को हम इतना डिटेल में पढ़ते हैं, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ते हैं कि अगर आप एक प्रश्न की तैयारी कर रहे हैं तो एक प्रश्न की तैयारी से लगभग 3 से 4 प्रश्नों का कॉन्सेप्ट आपका वहां पे क्लियर हो जाता है। तो ये जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है साइंस की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आपने साइंस में बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो सिर्फ अगर आप ये प्रैक्टिस सीरीज जो चल रही है, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो आपके साइंस में अच्छे नंबर आने कन्फर्म है। क्योंकि यहाँ पे हम प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के साथ साथ हम यहाँ पे थ्योरी वाला कंटेंट भी बहुत ज़्यादा कवर करते चल रहे हैं, जिससे आपके थ्योरी की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, यानी आपका थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ एमसीक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस भी होती चल रही है। तो इस क्लास में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही या सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं, वायु गर्म होने पर फैलती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश यानी डालने पर कराने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे ये दिया है कि अगर अवलोकन है, इन 4 जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से अगर कोई भी ऑप्शन अवलोकन है तो उसको आपको ओ के सामने लिखना है। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे ए को अवलोकन मानते हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन है ए है, ये क्या है, अवलोकन है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ओ के आगे क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। और बाकी जो क्या है निष्कर्ष है, तो निष्कर्ष को हम आई के सामने लिखेंगे। यहाँ पे आपको चारों जो स्टेटमेंट दिए हैं, चारों स्टेटमेंट को पढ़ के बताना है कि इनमें से क्या अवलोकन है और क्या निष्कर्ष है। उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अवलोकन और निष्कर्ष होता क्या है। यहाँ पे 2 चीज तो दिए हैं, निष्कर्ष और अवलोकन, लेकिन अवलोकन और निष्कर्ष होता क्या है। तो अवलोकन क्या है, जिसको हम अपनी आंखों से देखें। अवलोकन क्या है, जिसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो सीधे देखा जा सके। जैसे कि इसमें अगर रंग बदलना, अगर किसी चीज का रंग बदल रहा है तो उसको हम सीधे आंखों से देख सकते हैं। धुआं निकलना, अगर किसी चीज से धुआं निकल रहा है तो उसको भी हम आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये सारी चीजें आंखों देखी चीज होती हैं। और जितने भी आंखों देखी चीजें होती हैं उसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, अवलोकन के अंतर्गत रखते हैं। और निष्कर्ष क्या होता है, जो देख कर दिमाग से निकाला गया कथन हो उसको हम क्या बोलते हैं, निष्कर्ष। या फिर अगर वैज्ञानिक तथ्य है उसको भी हम निष्कर्ष में रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 लोग आपस में फुसफुस करके बात कर रहे हैं, ठीक है, आपस में धीरे धीरे करके बात कर रहे हैं, तो हम उसको देख के ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जरूर ये हमारी बात में, हमारी बारे में बात कर रहा होगा या हमारी बुराई कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये निष्कर्ष होता है, जिसको हमने देखा और देखने के बाद अपने दिमाग से हमने क्या किया, उसको वो जो स्टेटमेंट हमने दिया उसको हमने अपने दिमाग में गठित किया है, अपने दिमाग में हमने सोचा और एक निष्कर्ष निकाल दिया। तो निष्कर्ष क्या होता है, जो दिमाग में बनाया जाता है या फिर कोई वैज्ञानिक तथ्य है। और अवलोकन क्या है, जो आंखों देखा हो। ठीक है, अब हम आते हैं स्टेटमेंट में। पहला क्या है, धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं, क्षारकीय होते हैं। अब बताइए ये निष्कर्ष है या फिर अवलोकन है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का निष्कर्ष है। अब निष्कर्ष क्यों है, धातु के ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं, ये पता कैसे चला। ये ऐसे पता चला कि जब हम तनु अम्ल को, कोई भी तनु अम्ल है, तनु अम्ल को हम किससे रिएक्ट कराते हैं, तनु अम्ल को हम इनसे, धातुएं जो धातुएं होती हैं, धातु के ऑक्साइड होते हैं, इनसे जब हम रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं लवण और जल। क्या बना लेते हैं, लवण और जल। और जब लवण और जल बन जाता है तो हम ये बोलते हैं कि हाँ, ये जो धातु के ऑक्साइड हैं ये प्रकृति में कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, इसीलिए लवण और जल का निर्माण करते हैं। वायु गर्म होने पर फैलती है। अब ये वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है। वायु गर्म होने पर क्यों फैलती है, गतिज ऊर्जा के कारण। किसके कारण, गतिज ऊर्जा के कारण। अब हम सभी को पता है कि जब हम किसी भी पदार्थ में हम तापमान देते हैं, जब हम तापमान देंगे तो उनके जो कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण वो कण क्या होते हैं, दूर दूर फैल जाते हैं। तो ऐसे वायु में भी जब वायु गर्म होती है तो उसके पार्टिकल्स की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे वो पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं और फैल जाते हैं। तो ये भी क्या होगा, एक प्रकार का निष्कर्ष होगा। ये भी निष्कर्ष है, ये भी क्या है, एक प्रकार का निष्कर्ष है।
आगे है कार्बन डाइऑक्साइड डालने पर या चूने के पानी में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो ये क्या होता है, दूधिया रंग का हो जाता है। अब ये क्या है, अवलोकन है या फिर निष्कर्ष है? तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH का होल ट्वाइस, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसमें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हैं तो ये क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बना लेता है और साथ ही हाइड्रोजन गैस निष्कासित करता है। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है ये कैसे रंग का होता है, दूधिया रंग का होता है। और दूधिया रंग क्या हम क्या करेंगे, क्या इसका हम निष्कर्ष निकालेंगे, इसको हम अवलोकन करते हैं, हम देखते हैं कि ये दूधिया रंग का हो गया है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का अवलोकन है, इसीलिए इसको हम O के सामने रखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, ये भी क्या होता है, एक प्रकार का निष्कर्ष होता है। हम मानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये क्या करते हैं, एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो C वाला स्टेटमेंट है ये बस अवलोकन है, बाकी A, B और D ये किस में आते हैं, निष्कर्ष में आते हैं। अब हम ऑप्शन में चलते हैं। देखिए O यानी अवलोकन में C और D दिया है, नहीं। अवलोकन में B, C दिया है, नहीं। अवलोकन में C बस दिया है, तो यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवलोकन में C होगा और निष्कर्ष में A, B और D होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अभिकथन फर्स्ट दिया है, यह अनुशंसित है कि अम्ल को तनु बनाने के लिए जल में अम्ल डाला जाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल। कारण क्या दिया है, अम्ल का मंदन यानी तनुकरण करना उच्च रूप से क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। यहाँ पे ऑप्शन है A और R दोनों सही है, RA की सही व्याख्या है। A और R दोनों सही है परंतु RA की सही व्याख्या नहीं है। A सही है परंतु R गलत है, A और R दोनों गलत है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि ये अनुशंसित है, यानी ये माना जाता है कि अम्ल को पतला करने के लिए या तनु करने के लिए, पतला करने के लिए हमेशा पानी में अम्ल डालना चाहिए। क्या करना चाहिए, जल में अम्ल डालना चाहिए, अम्ल में जल नहीं डालना चाहिए। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि जब हम अम्ल में पानी डालेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी निकलेगी, जिससे ये क्या करेगा, इसके जो पार्टिकल्स हैं यानी इसके जो बूंदे हैं, ये छींटे हैं, ये बाहर की तरफ आएंगी और बाहर की तरफ आने पे जलने के डर रहता है, यानी आसपास जो व्यक्ति होगा वो जल जाएगा। इसकी वजह से अम्ल में हम जल नहीं डालते हैं, ना क्या करते हैं, जल में अम्ल डालते हैं, यानी पानी में हम धीरे धीरे करके अम्ल मिलाते हैं। अब जो अम्ल का मंदन है यानी तनुकरण है करना उच्च रूप से, ये कैसे अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊष्मा निकलती है। जब आप जल में अम्ल डालते हैं तो यहाँ पे ऊष्मा निकलती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि जब हम अम्ल को पानी में धीरे धीरे कर मिलाते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, ये गर्मी निकलती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे R भी सही है और A भी सही है, यानी A भी सही है, R भी सही है, दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या भी करता है, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अभिकथन A है, थल प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी होती है। कारण R है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की उच्च मात्रा जलीय प्राणियों की श्वसन दर को प्रभावित करता है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, A और R दोनों सही है, R A की सही व्याख्या है। A और R दोनों सही है परंतु R A की सही व्याख्या नहीं है। A सही, R गलत है, A और R दोनों गलत है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे पहला जो कथन दिया है, कथन ये दिया है कि थल प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी होती है, जो कि सरासर गलत होता है। जो जलीय प्राणी होती हैं ना, इनके जो श्वसन दर होती है वो स्थल में रहने वाले प्राणियों की तुलना में क्या होता है, फास्ट होता है, धीमा नहीं होता। क्या होता है, अधिक होता है या फास्ट होता है। अब इसका रीजन क्या होता है, देखिए जो वाटर है, पानी है, पानी में जो घुलित ऑक्सीजन है इसकी मात्रा कम होती है एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, यानी वातावरण में जितनी ऑक्सीजन है उतना पानी में घुलित ऑक्सीजन नहीं होती। इसीलिए जो जलीय जीव होते हैं ये श्वसन फास्ट करते हैं, यानी अधिक श्वसन करते हैं, अधिक तेज श्वसन करते हैं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कम समय में ले सकें। तो जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की उच्च मात्रा यहाँ पे ना होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, निम्न मात्रा, क्योंकि जल में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो निम्न होती है, कम होती है। इसीलिए जो जलीय प्राणी होते हैं वो तेजी से श्वसन करते हैं या अधिक तेजी से स्थलीय प्राणियों की तुलना में श्वसन करते हैं। तो यहाँ पे A भी गलत है और R भी क्या है, गलत है, यानी A और R दोनों गलत हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कथन है, सिनेमा हॉल और संगीत समारोह हॉल की छतें सामान्यतः कैसी बनाई जाती हैं, वक्री यानी कर्व्ड बनाई जाती हैं। कारण क्या दिया है कि एक वक्रित सतह से टकराने के पश्चात ध्वनि तरंगे सभी दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं।
बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया है, पहला कथन क्या दिया है कि सिनेमा हॉल और संगीत समारोह की जो हॉल होते हैं उनकी छतें वक्री बनाई जाती हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है। आप कभी भी देखिए जो सिनेमा हॉल होता है, आपका थिएटर होता है, उसकी जो छतें होती हैं वो कर्व्ड बनाई जाती हैं, कभी भी प्लेन छतें नहीं बनाई जाती। और वक्रित छत जो होती है इसके बनाने का पीछे का कारण ये है कि अगर प्लेन सतह होगी तो आवाज़ सीधी निकल जाएगी और जितने भी श्रोता हैं सभी श्रोता तक समान रूप से आवाज़ नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए वक्रित सतह बनाई जाती है, जिसके कारण जो ध्वनि तरंगे होती हैं ना, ये सभी दिशा में परावर्तित हो जाती हैं, यानी सभी दिशा में समान रूप से फैल जाती हैं। और ये जो प्रोसेस होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, अनुनाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुनाद या फिर रेजोनेंस बोलते हैं। अनुनाद क्या होता है, अनुनाद वो होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपका पार्टिकल है, यानी कोई भी वाद्य यंत्र है, ठीक है, वाद्य यंत्र की जो प्राकृतिक आवाज़ है उसकी कोई फ्रिक्वेंसी होगी, यानी उसकी कोई आवृत्ति होगी, जो प्राकृतिक आवाज़ है, ठीक है। और जो वाद्य यंत्र कंपन करता है तो वाइब्रेशन की मदद से जो आवाज़ फैलती है उसकी भी एक आवृत्ति होती है। तो जब इन दोनों की आवृत्ति समान हो जाए, यानी जो नेचुरल आवाज़ है वाद्य यंत्रों की, जो नेचुरल आवाज़ है आपकी उसकी आवृत्ति, और जो वाद्य यंत्र जो वो कर रहा वाइब्रेशन कर रहा, वाइब्रेशन की जो आवृत्ति है, जब इन दोनों की आवृत्ति सेम हो जाती है तो आवृत्ति सेम होने की वजह से जो ध्वनि निकलती है वो तेज निकलती है और दूर तक फैलती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुनाद या फिर रेजोनेंस या बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आप समझिए कि मान लीजिए कोई छत है वो सीधी बनाई गई है, सिनेमा हॉल की या संगीत समारोह कहीं पे हो रहा, वहाँ की छत अगर कैसी बना रही, प्लेन बनाई गई है। तो प्लेन बनाई जाएगी तो जब स्पीकर से आवाज़ निकलेगी तो आवाज़ सीधे चली जाएगी, फिर पीछे जो व्यक्ति बैठे हैं, कोने पे जो व्यक्ति बैठे हैं, उन तक आवाज़ सीधे नहीं पहुँच पाएगी, या फिर पहुँचेगी तो गूंज के साथ पहुँचेगी, यानी क्लियर सुनाई नहीं देगी। लेकिन अगर जो छत है वो थोड़ी सी कर्व्ड बनाई जाएगी, यानी वक्राकार बनाई जाएगी, तो जो आवाज़ है वो छतों से टकराएगी, और छतों से टकराने के बाद ये पूरे सिनेमा हॉल में या पूरे जो संगीत समारोह है वहाँ पे क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। और परावर्तित होने के बाद हर एक इंसान तक, हर एक श्रोता तक ये समान आवृत्ति के साथ पहुँचेगी, यानी समान आवाज़ सभी को सुनाई देगी। इसीलिए सिनेमा हॉल और संगीत समारोह की जो छतें होती हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, थोड़ा वक्री या फिर कर्व्ड बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे ए भी सही है और आर भी सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अभिकथन है, एक ताप दीप्त बल्ब का परंतु परंतु नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, तंतु, क्या होगा, तंतु टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का निम्न प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होता है। यहाँ पे कारण क्या दिया है कि टंगस्टन का निम्न प्रतिरोध होता है और उच्च गलनांक होता है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन वही सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कथन क्या दिया है, कथन ये दिया है कि जो ताप दीप्त बल्ब होते हैं, यानी कुल मिला के जो बल्ब होते हैं, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तंतु का बना होता है, जो सॉरी फिलामेंट यानी तंतु जो होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। अब टंगस्टन का फिलामेंट तो बना होता है, बिल्कुल करेक्ट है, जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, लेकिन टंगस्टन का ही क्यों बनाया जाता है, क्यों, टंगस्टन का जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध भी क्या होता है, उच्च होता है। यहाँ पे जो टंगस्टन है, टंगस्टन का प्रतिरोध भी उच्च होता है और टंगस्टन का गलनांक भी उच्च होता है। प्रतिरोध उच्च होगा तो इसको कितना भी क्या बोलते हैं विद्युत प्रोवाइड कराया जाएगा, कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी तो ये जल्दी से गर्म नहीं होगा। अगर प्रतिरोध निम्न होगा तो गर्म हो जाएगा और गर्म होकर टूट जाएगा, और गलनांक उच्च होता है तो कितना भी विद्युत इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाए, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोवाइड होने पे ये जल्दी से पिघलेगा नहीं। इसीलिए टंगस्टन का उपयोग बल्ब का फिलामेंट यानी तंतु बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पे कथन तो सही है, यानी ए तो सही है, परंतु आर गलत है। आर क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे निम्न प्रतिरोध दिया है जबकि टंगस्टन का प्रतिरोध उच्च होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड कि ए तो सही है किंतु आर क्या है, गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मानव परिसंचारी प्रणाली तंत्र को वर्णित करेगा। यहाँ पे ये पूछा है कि जो मानव परिसंचरण तंत्र होता है वो कैसा होता है, विवृत एकल संचारी, विवृत द्विक संचारी, संवृत्त एकल संचारी या फिर संवृत्त द्विक संचारी। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये इसी लैंग्वेज में आपके एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैं इसी लैंग्वेज में लेके आई हूँ। विवृत मतलब क्या होता है, विवृत मतलब होता है खुला, विवृत मतलब क्या होता है, खुला, और एकल संचारी यानी सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और संवृत्त मतलब क्या होता है, बंद, संवृत्त मतलब क्या होता है, बंद या फिर क्लोज्ड। और द्विक संचारी मतलब क्या होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। द्विक संचारी मतलब क्या होता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब ये याद रखिएगा।
ठीक है। द्विक संचारी मतलब क्या होता है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बताइए जो मानव का परिसंचरण तंत्र या परिसंचरण प्रणाली होता है वो कैसा होता है? तो देखिए मानव यानी ह्यूमन परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? समृद्ध होता है यानी बंद होता है और दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। दोहरा परिसंचरण तंत्र कैसे बोलेंगे और बंद परिसंचरण तंत्र किस आधार पे बोलेंगे, आपको ये बताना है। तो देखिए बंद सर्कुलेटरी यानी क्लोज्ड सर्कुलेशन यहाँ पे होता है मानव में ब्लड का। कैसा होता है? क्यों होता है? क्योंकि जो मानव में ब्लड सर्कुलेट होता है ये एक निश्चित यानी एक डेफिनेट वेसल्स के द्वारा होता है, यानी धमनी के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? धमनी के द्वारा होगा या फिर सिरा के द्वारा होगा। धमनी या फिर सिराओं के माध्यम से होता है। यानी यहाँ पे जो ब्लड होता है ब्लड डायरेक्ट ऊतक से टच नहीं होता। ये जो ब्लड होता है ब्लड डायरेक्ट ऊतक से या टिश्यू से टच नहीं होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये क्या है? एक ह्यूमन हार्ट है। ये क्या है? ह्यूमन हार्ट है। और जब ह्यूमन हार्ट है यहाँ पे हमने पढ़ा कि कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। कैसा होता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो अब दोहरा कैसे होता है ये समझते हैं। तो देखिए इधर क्या होता है? ये क्या होता है? राइट पार्ट होता है ह्यूमन हार्ट का और ये क्या होता है? लेफ्ट पार्ट होता है। और इसके यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे लंग्स होता है या फिर फेफड़ा होता है। ठीक है। तो जो लेफ्ट पार्ट होता है ह्यूमन का ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट होता है, लेफ्ट पार्ट क्या करता है? लंग्स से जितने भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं यानी ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है उसको ले आता है और ले आके पूरे बॉडी में फैलाने का काम करता है, यानी पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। इसीलिए ये जो परिसंचरण कहलाता है ये कैसा कहलाता है? दैहिक परिसंचरण कहलाता है। कैसा परिसंचरण कहलाएगा? दैहिक परिसंचरण कहलाएगा। और जो राइट पार्ट होता है ये अंग से जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जितना ब्लड होता है उसको ये ले जाता है हार्ट के पास और हार्ट से कहाँ पहुंचाता है? लंग्स के पास, ताकि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो सके। तो ये जो परिसंचरण कहलाता है इसको हम क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय परिसंचरण। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम फुफ्फुसीय परिसंचरण बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ब्लड 2 बार हार्ट से होके गुजरा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। और यहाँ पे क्लोज्ड हमने किस लिए बोला? क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड बहित हो रहा है यानी जो ब्लड एक अंग से दूसरे अंग में जा रहा है वो धमनी या फिर सिराओं के माध्यम से जा रहा है, इसलिए इसको हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो कुल मिला के जो मानव परिसंचरण प्रणाली होती है वो कैसी होती है? क्लोज्ड होती है, समृद्ध होती है और द्विक संचारी होती है यानी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अति प्रयोग के कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? मृदा अपर्दन, नाइट्रीकरण, सुपोषण या फिर जैवावर्धन। बताइए उर्वरक एवं कीटनाशकों के अति प्रयोग के कारण कौन सा नहीं होता है? तो नाइट्रीकरण तो होता है। कैसे होता है नाइट्रीकरण? ये क्या है? एक प्राकृतिक जैविक क्रिया होती है। क्या होती है? प्राकृतिक जैविक क्रिया होती है जिसमें जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं? अमोनिया को किस में बदलते हैं? अमोनिया को बदलते हैं नाइट्राइट में। किस में बदलते हैं? नाइट्राइट में बदलते हैं। फिर नाइट्राइट को किस में बदल देते हैं? नाइट्रेट में बदल देते हैं। तो ये क्या होती है? एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया होती है। और अगर हम नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग करेंगे अधिक तो ये जो प्रक्रिया होती है यह प्रक्रिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो नाइट्रीकरण तो उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अति प्रयोग से होता है, यहाँ पे नहीं पूछा है। ठीक है। सुपोषण भी होता है। सुपोषण कैसे होता है? देखिए जब हम उर्वरक उपयोग करते हैं तो उसमें नाइट्राइट और नाइट्रेट होते हैं और क्या होते हैं? फॉस्फेट होते हैं। अब जब ये तालाब में पहुंचेंगे, नदी में पहुंचेंगे तो जो तालाब और नदी में जो एल्गी होते हैं, एल्गी बहुत तेजी से ग्रो करने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सुपोषण बोलते हैं या फिर यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। और ये जो एल्गल ब्लूम होता है यानी एल्गी जो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बढ़ जाता है ये एक प्रकार का क्या है? जल प्रदूषण ही है। क्या होता है? ये एक प्रकार का जल प्रदूषण ही होता है। तो सुपोषण भी इनके अति प्रयोग से होता है। जैव आवर्धन भी होता है। जैव आवर्धन क्या होता है? कि जैसे कीटनाशक जैसे कि मान लीजिए डीडीटी ही मान लीजिए। डीडीटी ये क्या है? ये एक विषैला पदार्थ है। अब ये खाद्य श्रृंखला के माध्यम से, फूड चेन के माध्यम से एक जीव से दूसरे जीव में जाते जाते अधिक मात्रा में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है। तो ये भी उर्वरक और कीटनाशक के अति प्रयोग से ही होता है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ना खाद्य श्रृंखला के माध्यम से, ये निम्न ऊर्जा स्तर से अधिक पोषक स्तर तक होता है। जैसे कि मान लीजिए कि पहले ये किस में जाएगा? पौधे में। पौधे से किस में जाएगा? अब यहाँ पे हमने उर्वरक और कीटनाशक डाले पौधे में। पौधे से ये किस में जाएगा? कीट में। पौधे कीट को खाएंगे, कीट पौधे को खाएंगे तो पौधे से कहाँ पे चला जाएगा? कीट में। कीट से फिर कहाँ पे चला जाएगा? मछली से। मछली में, फिर मछली से चला जाएगा पक्षी में, फिर पक्षियों से किस में चला जाता है? ह्यूमंस में या फिर मानव में चला जाता है। तो ऐसे ये निचले स्तर से उच्च स्तर तक क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। तो जैव आवर्धन भी ये किसके कारण होता है? उर्वरक और कीटनाशकों के अति प्रयोग के कारण होता है। लेकिन मृदा अपर्दन
इनके अति प्रयोग के कारण नहीं होता है। ये मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा अपरदन होता है कि हवा या पानी की वजह से मिट्टी का अगर क्षरण हो रहा है तो वो क्या कहलाता है? मृदा अपरदन, जो कि डिफॉरेस्टेशन के कारण होता है, उर्वरक के अति प्रयोग के कारण नहीं होता। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अगला प्रश्न है, एक कार में ऑडोमीटर मापता है कार द्वारा तय की गई दूरी, कार की तत्कालिक चाल या फिर गति, कार की औसत चाल या फिर कार का त्वरण। बताइए, कार में जो ऑडोमीटर लगा होता है ये क्या मापता है? तो कार में लगा ऑडोमीटर कार के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है और इसकी जो इकाई होती है, मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। इसकी खोज कब की गई? तो 1698 में की गई है। और किसने की? तो थॉमस सेवरी ने की थी। किसने? थॉमस सेवरी। या फिर एक और वैज्ञानिक का नाम आता है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो थॉमस सेवरी और बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने की थी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में होता है। द्विलिंगी पुष्प यानी फूल जो होते हैं वो स्वपरागण परपरागण दोनों प्रकार से पराग क्या करते हैं? पराग सींच सकते हैं या फिर पॉलिनेशन करते हैं। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, ए बी दोनों गलत है या फिर ए बी दोनों सही है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में होता है। क्या ऐसा सही है? स्वपरागण होता क्या है? स्वपरागण ये है कि जैसे मान लीजिए ये क्या है? एक प्लांट है। अब यहाँ पे ये एक फूल लगा है, ये दूसरा फूल लगा है, ये तीसरा फूल लगा है, ठीक है। तो इस फ्लावर के या इस फूल के परागकण, ये जो पोलन ग्रैंस हैं, इसी फूल में आ जाएं, या फिर इस फूल के जो पोलन ग्रैंस हैं वो उसी प्लांट के दूसरे फूल के फीमेल पार्ट में वर्तिकाग्र में यानी स्टिग्मा पे पहुंचते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्वपरागण। इसको हम क्या बोलते हैं? स्वपरागण। अब ये एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प दोनों में हो सकता है। अगर मान लीजिए ये जो पुष्प है ये कैसा है? द्विलिंगी है। कैसा है? द्विलिंगी है। अब द्विलिंगी है तो इसमें मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। तो अगर मेल और फीमेल पार्ट दोनों है तो ये इसी पुष्प में पोलन ग्रैंस जाके फीमेल पार्ट के वर्तिकाग्र में पहुंच जाएगा और पॉलिनेशन कर लेगा। लेकिन अगर ये पुष्प कैसा है? एक लिंगी है। अब एक लिंगी है, मान लीजिए मेल पार्ट बस है, और दूसरा पुष्प कैसा है? ये भी एक लिंगी है और इसमें फीमेल पार्ट है। तो इसका जो पॉलिन ग्रैंस है ये निकलेगा और दूसरे पुष्प, उसी प्लांट के लेकिन दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में या स्टिग्मा में जाके पहुंच जाता है, तो ये भी क्या कहलाएगा? ये भी स्वपरागण कहलाएगा। लेकिन परपरागण क्या होता है? परपरागण ये एक प्लांट है, अब उसी प्रजाति का या दूसरी प्रजाति का ये दूसरा प्लांट है, तो इस प्लांट के फूल के पॉलिन ग्रैंस यानी परागकण उसी प्रजाति के या दूसरी प्रजाति के दूसरे प्लांट के फूल के फीमेल पार्ट यानी वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन भी द्विलिंगी और एक लिंगी दोनों पुष्प में संभव है। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि स्वपरागण केवल द्विलिंगी में होता है, जबकि ऐसा नहीं है। स्वपरागण द्विलिंगी और एक लिंगी दोनों पुष्प में हो सकता है। द्विलिंगी पुष्प यानी फूल स्वपरागण परपरागण दोनों कर सकते हैं। तो दूसरा बी क्या है? बी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड कि ए गलत है लेकिन बी क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, पुरुष के 2 शुक्राणु यानी स्पर्म स्त्री के 2 अंडों के साथ मिलते हैं तो बनने वाले जुड़वा कैसे होते हैं? समरूप जुड़वा, भ्रांतीय जुड़वा, समरूप अथवा भ्रांतीय हो सकते हैं, सदैव संयुक्त होंगे। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे बोला है कि पुरुष के 2 स्पर्म और स्त्री के 2 अंडों के साथ मिलते हैं। ये मान लीजिए 2 स्पर्म है, ये क्या है? 2 स्पर्म है, और स्त्री की अगर ये 2 अंडों के साथ अलग अलग अंडों के साथ कॉन्जुगेट होते हैं तो ये क्या करेंगे? अलग अलग जाइगोट बनाएंगे। क्या करेंगे? अलग अलग जाइगोट का निर्माण करेंगे, और ये जो बच्चे बनते हैं ना, ये कैसे कहलाते हैं? भ्रांतीय जुड़वा कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, जिसको हम फ्रेटर्नल ट्विंस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम जाइगोटिक जुड़वा भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डाई जाइगोटिक। क्या बोल सकते हैं? डाई जाइगोटिक, क्योंकि यहाँ पे 2 जाइगोट का निर्माण हो रहा, 2 स्पर्म 2 एग सेल को फर्टिलाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 जाइगोट का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको हम डाई जाइगोटिक भी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे 2 स्पर्म 2 अलग अलग एग को फर्टिलाइज किए हैं, यानी ये लगभग एक ही समय में 2 एग क्या हुए हैं? निषेचित हुए हैं, फर्टिलाइज हुए हैं, इसीलिए इसको हम डाइजाइगोटिक बोल दिए। अब ये जो फ्रेटर्नल ट्विंस बनेंगे ना, ये असमान लिंगी भी हो सकते हैं, यानी एक लड़का हो जाए और दूसरा क्या हो जाए? दूसरा लड़की हो जाए, ठीक है। तो ये असमान लिंगी भी हो सकते हैं, और साथ ही ये रंग में भी अलग हो सकते हैं, स्वभाव में भी अलग हो सकते हैं, ठीक है। रंग, स्वभाव और इनमें आकृति में भी भिन्नता देखने को मिल सकती
सकती है। लेकिन जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, समरूप जुड़वा, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस, क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। तो आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस में बेसिकली क्या होता है, एक स्पर्म आया और एक ही एग को क्या किया, फर्टिलाइज किया। अब एक ही एग को फर्टिलाइज किया तो यहाँ पे एक ही जाइगोट का निर्माण होगा। जब एक ही जाइगोट का निर्माण होगा, बाद में ये जाइगोट क्या हो, दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। ये जाइगोट क्या हुआ, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, और दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद एक बच्चा ये बन गया और एक बच्चा ये बन गया। अब क्योंकि एक ही जाइगोट से ये दोनों बच्चे बन रहे हैं, तो दोनों क्या रहेंगे, समलिंगी रहेंगे, यानी या तो बॉय बॉय होंगे और या तो क्या होंगे, गर्ल्स गर्ल्स होंगी, यानी लड़का लड़की, लड़का लड़का, या फिर वो लड़की लड़की ही होंगे। और ये 100% समानता भी दिखाएंगे, लगभग 100% यहाँ पे ये क्या दिखाते हैं, समानता दिखाते हैं, क्योंकि इनके जो डीएनए होते हैं, डीएनए क्या होते हैं, 100% सेम होते हैं, क्योंकि एक ही जाइगोट के न बने हैं। बस एक ही जाइगोट दो अलग अलग भागों में बट गया और बट के विकसित हो गया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। और इनसे प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप इनको याद रखिएगा। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्षा जल संरक्षण के बारे में सही है। यह भूजल का संरक्षण करता है, यह स्थानीय अपलावन को कम करता है, यह जल निकास से संबंधित समस्याओं को उत्पन्न करता है, इसका उपयोग फसलों की सिंचाई के लिए किया जाता है। ऑप्शन है ए बी सी, सेकेंड है ए सी डी, थर्ड है ए बी डी, या फोर्थ है बी सी डी। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे वर्षा जल संरक्षण के बारे में आपको बताना है। तो यह भू जल का क्या करता है, संरक्षण करता है। बिल्कुल करेक्ट है। जो वर्षा जल संरक्षण होता है, इसमें हम क्या करते हैं, छतों से जो पानी गिर रहा है, जो आंगनों में पानी भरा है, उसको हम एक जगह में टैंकों में या एनीकोटों में क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं और उसको संरक्षित करते हैं। अब जब भूजल संरक्षण हम करेंगे, वर्षा जल संरक्षण करेंगे, तो इससे जो भूजल स्तर होता है, भूजल स्तर भी बढ़ जाता है। भूजल स्तर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। और जो बाढ़ और जल निकासी समस्याएं होती हैं, उनका क्या होता है, समाधान होता है। तो यहाँ पे समस्या उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, समाधान होता है। साथ ही ये जो पानी है, इसका उपयोग हम सिंचाई में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भूजल का संरक्षण होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। स्थानीय जो बाढ़ वगैरह की समस्या होती हैं, इसका क्या होता है, समाधान होता है, उसको कम करने का काम करता है। और इसका उपयोग फसलों की सिंचाई में किया जाता है, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे समस्या उत्पन्न नहीं करता, बल्कि उसका समाधान होता है। तो यहाँ पे सी वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत होगा। तो देखिए ए बी डी किस ऑप्शन में दिया है, तो ए बी डी दिया है थर्ड ऑप्शन में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा शोषी अपक्रिया है, श्वसन ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे क्या है, S1 S2 दोनों सही, S1 और S2 दोनों गलत, S1 सही S2 गलत, S1 गलत और S2 सही। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो पहला है S1, प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा शोषी अपक्रिया है। अब कैसे है, यहाँ पे देखिए, जो प्रकाश ऊर्जा होती है, क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जो होता है, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ली जाती है। यहाँ पे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ली जाती है, तो इसको हम कह सकते हैं, यहाँ पे ऊष्मा अवशोषित की जाती है, इसीलिए प्रकाश ऊष्मा शोषी अपक्रिया है। और सूर्य से प्रकाश के जो सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा लेने के बाद CO2 और जल मिलके H2O मिलके क्या करते हैं, भोजन यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो प्रकाश ऊष्मा शोषी अपक्रिया है, ये बिल्कुल कंफर्म हो गया है। इस प्रक्रिया में सूर्य से ऊर्जा ली जाती है या एब्जॉर्ब की जाती है, इसलिए ऊष्मा शोषी अपक्रिया है। दूसरा है कि जो श्वसन है, ये ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। तो ये कैसे, तो यहाँ पे देखिए, जो कोशिकाएं होती हैं, ये ग्लूकोज को, किसको, अब ये जो ग्लूकोज बना है, ग्लूकोज को क्या करती हैं, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की सहायता से, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करती हैं, तोड़ती हैं। अब तोड़ने से ATP का निर्माण होगा, यानी ऊर्जा निष्कासित होगी। ऊर्जा निष्कासित होने के साथ साथ CO2 और H2O भी यहाँ पे बनता है, और साथ ही ऊष्मा भी निकलती है। तो यहाँ पे ऊष्मा निकलती है श्वसन में, इसलिए ये क्या होती है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होती है। यानी S1 भी करेक्ट है और S2 भी करेक्ट है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्वाला का रंग निर्भर करता है दाह्य पदार्थ की प्रकृति पर, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर, आसपास के तापमान पर। बताइए, ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं। ज्वाला यानी जो फ्लेम होता है, फ्लेम का रंग किस पे डिपेंड करता है, केवल A, केवल B, A और B, या फिर A और C। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो फ्लेम होता है, फ्लेम का जो रंग होता है, वो 2 ही चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक है दाह्य पदार्थों की प्रकृति, जैसे कि मान लीजिए सोडियम है। बताइए, जो सोडियम होता है, सोडियम जलने पे कैसा फ्लेम उत्पन्न करता है,
है तो ये पीले रंग का फ्लेम उत्पन्न करता है। वहीं पे जो तांबा होता है, तांबा कैसा फ्लेम उत्पन्न करता है, तो ये हरा हरा बोल सकते हैं या फिर कभी कभी नीला, तो हरा और नीला फ्लेम उत्पन्न करता है। वहीं पे जो एलपीजी होता है जो हम यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये कैसे ज्वाला उत्पन्न करता है, तो नीली कलर की फ्लेम इसकी होती है। तो ज्वाला का रंग, फ्लेम का रंग दाह्य पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करता है। दूसरा ऑक्सीजन की आपूर्ति पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए कि ऑक्सीजन अगर पर्याप्त मात्रा में ना मिले, तो अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा तो यहाँ पे पूर्ण दहन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पूर्ण दहन नहीं होगा। और पूर्ण दहन नहीं होगा तो जो ज्वाला होगी वो नीली नहीं होती है, फिर वो कैसे हो जाती है? पीली रंग की हो जाती है या फिर नारंगी रंग की हो जाती है। जब भी देखिए आप एलपीजी गैस सिलेंडर को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो लास्ट में देखिए जब गैस खत्म होने वाली होती है तो पीले कलर की या नारंगी रंग की जलने लगती है। और जब कढ़ाई वगैरह, कुकर वगैरह हम चढ़ाते हैं ना, तो उसमें काली काली परत भी नीचे जम जाती है। तो ये किसके कारण होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण, या ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होती है, अनुपस्थित नहीं, आपूर्ति कम होती है, उसके कारण होती है। तो फ्लेम का जो रंग होता है वो दाह्य पदार्थ की प्रकृति और ऑक्सीजन की आपूर्ति दोनों पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए और बी। तो ए और बी किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक पृथ्वी पर पवनों के निर्माण एवं बहाव के लिए उत्तरदायी हैं? पृथ्वी का अनियमित तापन, महासागरों का अनियमित यानी परिवर्तनीय तापन, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल। केवल ए और सी, ए और बी या ए और डी? बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो पवनें बनती हैं यानी विंड का निर्माण होता है और जो बहती हैं, इसके लिए जो मेन उत्तरदायी होता है वो पृथ्वी का अनियमित तापन, यानी सूर्य से जब किरणें निकलती हैं तो ये पृथ्वी के, अगर इतनी बड़ी पृथ्वी है तो हर भाग पे ये समान रूप से तो नहीं फैलती। तो कहीं पे गर्मी क्या होगी? अधिक होगी। कहीं पे गर्मी क्या है? कम होगी। कहीं पे गर्मी अधिक और कहीं पे गर्मी कम होगी। तो इससे क्या होता है? इससे एयर प्रेशर यानी वायु दाब क्रिएट होता है। क्या होता है? वायु दाब क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वायु दाब में अंतर पैदा होता है। वायु दाब में अंतर होने की वजह से उच्च दाब से पवनें जो होती हैं, हवा जो होती हैं, वो निम्न दाब की ओर क्या होती हैं? बहने लगती हैं। तो पृथ्वी में पवनों के निर्माण और बहाव के लिए पृथ्वी के अनियमित परिवर्तनीय तापन ये जिम्मेदार होता है। साथ ही महासागरों का जो परिवर्तनीय तापन होता है, जैसे कि मान लीजिए जल है, जल का और स्थल का, जल और स्थल का दोनों का टेम्परेचर क्या होता है? अलग अलग होता है। दोनों अलग स्पीड से गर्म होते हैं और अलग स्पीड से ठंडे भी होते हैं। तो इसके कारण भी समुद्र और भूमि के ऊपर क्या होता है? वायु दाब में अंतर आता है। और जहाँ पे वायु दाब में अंतर आएगा वहीं पे क्या होंगी? एयर क्रिएट होंगी यानी विंड क्रिएट होगी और उसका बहाव भी होगा। इससे समुद्री समीर या फिर स्थलीय लैंड ब्रिज भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए और बी होगा। बाकी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की वजह से नहीं होता है। दूरी की वजह से क्या होता है? यहाँ पे ऋतुओं में प्रभाव पड़ता है। और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, ये क्या करता है? ये वायुमंडल को बांधे रखने का काम करता है, पवन बनाने का काम नहीं करता। तो ए और बी यानी ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताप के चालन के बारे में सही है? द्रवों की तुलना में ठोस वस्तु में चालन तीव्र होता है। ऊष्मा के प्रवाह के लिए दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में होना चाहिए। गैसों में चालन नहीं होता है और सभी पदार्थ सामग्रियां ऊष्मा को स्वयं से समान प्रकार से प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देती हैं। बताइए यहाँ पे सही कौन सा नहीं है? यहाँ पे चालन जो प्रक्रिया होती है ऊष्मा स्थानांतरण की, 3 प्रक्रिया होती हैं, चालन, विकिरण और संवहन। तो यहाँ पे जो चालन प्रक्रिया होती है ऊष्मा स्थानांतरण के, इसके बारे में सही नहीं पूछा है। तो देखिए चालन क्या होता है? 3 प्रक्रिया होती हैं, चालन है, चालन के अलावा संवहन है और एक होता है विकिरण। एक क्या होता है? विकिरण। तो चालन क्या किस में होता है? चालन मेनली ये ठोसों में होता है। मेनली किस में होता है? ठोसों में होता है। पर ये नहीं बोल सकते कि द्रव और गैसों में नहीं होता, ये होता है द्रव और गैस में, पर सबसे ज़्यादा किस में होता है? ठोस में। जैसे कि मान लीजिए कोई ये क्या है? कील है। कील को हम एक सिरे को गर्म करते हैं तो इसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं ये अपनी जगह से हटते नहीं हैं। ये क्या होते हैं? अपनी जगह से हटते नहीं हैं, बस अपनी जगह पे इतना तेजी से कंपन करते हैं और कंपन के माध्यम से, अब इसमें एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टच होता है तो कंपन के माध्यम से ये एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक क्या करते हैं? ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। तो ये विधि क्या कहलाती है? चालन। संवहन क्या होता है? ये लिक्विड और गैसों में होता है। जैसे मान लीजिए पानी को आप गर्म कर रहे हैं तो पानी के बुलबुले आप देखिए, बुलबुले बन के कहाँ जाते हैं? ऊपर। अब नीचे से हम फ्लेम दे रहे हैं तो नीचे से जो नीचे के पार्टिकल हैं ये गर्म होंगे, गर्म होकर ऊपर जाएंगे तो ऊपर अधिक दाब क्रिएट होगा, अधिक घनत्व बढ़ जाएगा तो ऊपर के पार्टिकल कहाँ आएंगे?
जाएंगे, ठंडे पार्टिकल नीचे आएंगे, फिर वो गर्म होंगे और ये कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। तो इससे क्या होता है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है लिक्विड का, बुलबुलों का, इसके वजह से क्या होता है, पूरा पानी गर्म हो जाता है। इस विधि को हम क्या बोलते हैं, संवहन। विकिरण क्या होता है, जैसे सूर्य की गर्मी पृथ्वी तक पहुंचती है, पृथ्वी गर्म हो जाती है, ठीक है, वहाँ का वातावरण गर्म हो जाता है। या फिर अगर हम आग के किनारे खड़े रहते हैं तो हमको गर्मी की महसूस होती है, ये क्या होता है, विकिरण। इसके लिए कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती, इसके लिए कांटेक्ट या किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है द्रवों की तुलना में ठोस वस्तु में चालन तीव्र होता है, बिल्कुल सही है। तीव्र सबसे ज्यादा, चालन प्रक्रिया सबसे ज्यादा ठोसों में होती है, फिर द्रवों में, फिर जाके गैसों में। ऊष्मा के प्रवाह के लिए दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में होना चाहिए। हाँ, अगर चालन से ऊष्मा प्रवाह हो रहा है तो दो वस्तुओं को संपर्क में होना चाहिए। गैसों में चालन नहीं होता, ये हम नहीं कह सकते, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा चालन गैसों में भी होता है, लेकिन सबसे कम होता है। सभी जो पदार्थ होते हैं ये स्वयं को समान प्रकार से ऊष्मा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देते हैं, तो बिल्कुल सही है। जरूरी नहीं है कि सभी पदार्थों में समान रूप से ऊष्मा प्रवाहित होते। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को जब द्रव ए में डाला जाता है तब वह द्रव के बाहर अपने आयतन के 1/4 भाग के साथ तैरती है, तथा जब द्रव बी में डाला जाता है तो वह द्रव के बाहर अपने आयतन के 3/4 भाग के साथ तैरती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। द्रव ए का घनत्व द्रव बी के घनत्व से अधिक है, दोनों द्रवों का समान घनत्व है, द्रव बी का घनत्व द्रव ए के घनत्व से अधिक है। उपरोक्त सूचना के आधार पर द्रवों के घनत्व की तुलना नहीं की जा सकती। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे ये दिया गया है कि अगर ए द्रव में हम किसी वस्तु को डालते हैं तो उसका एक भाग बाहर तैरता है और 3 भाग क्या रहता है, द्रव के अंदर। वहीं पे बी द्रव में अगर हम डालते हैं तो 3 भाग बाहर तैरता है और एक भाग क्या रहता है, इसके द्रव के अंदर रहता है। तो ये किसके कारण होता है, घनत्व में चेंजेस के कारण, यानी घनत्व में अंतर के कारण होता है। तो जो घनत्व होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। यानी अगर घनत्व कम तो आयतन ज्यादा, और घनत्व यहाँ पे ज्यादा तो आयतन क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे देखिए जो बी का घनत्व है, बी का घनत्व ए के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आयतन है, आयतन क्या है, कम है। अब भी का घनत्व अधिक होगा तो आयतन क्या होगा, कम, सिर्फ एक ही भाग अंदर है, और ए का घनत्व कम होगा तो आयतन क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि इसका 3 भाग अंतर है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ये रहे आज के कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो क्लासेस है, ये प्रैक्टिस सेट की क्लासेस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको लास्ट तक जरूर देखिएगा। साइंस की कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ से हो जाएगी। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।